चैनल पे एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अपन पिछली 3 कक्षाओं में अपन ने पढ़ा, ऑब्जेक्टिव टाइप चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के 3 पार्ट अपने हो गए थे। आज अपन बात करेंगे अपने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के पार्ट 4 की, जिसमें आपके लिए हम वापस परीक्षा में महत्वपूर्ण और आपके रिविजन होने लायक सारे क्वेश्चन हमने इसमें शामिल किए हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण उदाहरण है। क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, ऑप्शन बी परावर्तन का, ऑप्शन सी ऊष्माशोषी अभिक्रिया का, और द इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर गेस कीजिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण किसका उदाहरण है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण उदाहरण है ऊष्माशोषी का। देखो दोस्तों, पिछली कक्षा का अपना लास्ट क्वेश्चन था, उसमें अपन ने पढ़ा था कि नाभिकीय संलयन किसका उदाहरण है। उसमें अपन ने पढ़ा था नाभिकीय संलयन किसका उदाहरण है, और इसमें अपन बात कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण किसका उदाहरण। तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण अपना उदाहरण होगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का, बल्कि नाभिकीय संलयन जो है वो अपना उदाहरण होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। तो दोस्तों, दोनों में आपको पता होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, ताप है। ताप क्या होता है? ऑप्शन ए, ताप एक ऊर्जा है, ताप एक अदिश राशि है, ताप ऊर्जा और अदिश राशि दोनों है, और ताप माप है। जल्दी से दोस्तों इसका उत्तर गेस कीजिए, क्या हो सकता है इसका उत्तर। तो दोस्तों, इसके उत्तर की अगर बात करें तो ताप एक ऊर्जा भी है और ताप एक अदिश राशि भी है। तो क्या होगा इसका आंसर होगा इसका स, ए व ब दोनों। कहने का मतलब ताप ऊर्जा भी होता है और ताप एक अदिश राशि भी होती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स, ए व ब दोनों। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, ताप की इकाई होती है, मतलब ताप को किसमें मापा जाता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए है कैलोरी, ऑप्शन ब है जूल, ऑप्शन सी है बीटीयू, और द है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बताइए, ताप की इकाई क्या होती है? बताइए, सोचिए दोस्तों। देखो दोस्तों, ताप की इकाई कैलोरी, जूल और बीटीयू, उपरोक्त सभी चारों में से आपको आंसर इसका देना है। जल्दी से गेस कीजिए। देखिए तो दोस्तों, ताप की जो इकाई होती है वो कैलोरी भी होती है, और ताप की जो इकाई होती है वो जूल में भी होती है, और ताप की इकाई बीटीयू भी होती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा द उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ताप की व्यावसायिक इकाई होती है। दोस्तों, ताप की व्यावसायिक का मतलब ऐसा इकाई क्या होती है? तो दोस्तों ये पता होना चाहिए। जैसे अपने अभी पढ़ा कि कैलोरी, जूल और बीटीयू तीनों ताप की इकाई होती है, लेकिन इनमें ऐसा इकाई कौन सी होती है ये आपको पता होना चाहिए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जल्दी से इसके बारे में आंसर गेस कीजिए इसका। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ताप की ऐसा इकाई जूल होती है। आपको पता होना चाहिए ताप की ऐसा इकाई क्या होती है, जूल होती है। लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक तरफ आपको दिए गए हैं कुछ डिजिट, सामने उनसे रिलेटेड रेफरेंसिव डिजिट्स आपके सामने हैं, फिर नीचे एबेसेदा करके उसका आंसर दी आपको सर्च करना है। तो दोस्तों सर्च कीजिए, एक बीटीयू बराबर क्या होगा, एक कैलोरी बराबर क्या होगा, 1055 जूल बराबर क्या होगा, और 1000 कैलोरी बराबर क्या होगा। उसी को सबको मैच करते हुए आपको नीचे वाले ऑप्शंस में से ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों पहला है 1 बीटीयू। गेस कीजिए दोस्तों, 1 बीटीयू बराबर क्या होगा? 1 किलो कैलोरी होगा, या 1 बीटीयू होगा, या 252 कैलोरी होगा, या 4.18 जूल होगा। तो दोस्तों 1 बीटीयू की बात करें तो 1 बीटीयू बराबर होगा 252 कैलोरी। मतलब सबसे पहले क्या आना चाहिए, 3 आएगा। 3 दोस्तों 2 ऑप्शनों में है। देखो यहाँ पे भी 3 आ रहा है, और आपका यहाँ पे भी 3 आ रहा है। तो ये 2 3 है। तो अभी आंसर मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि आपका ये आंसर नहीं होगा, और ये भी आपका आंसर नहीं होगा, इन 2 में से होगा। फिर दोस्तों बात आती है 1 कैलोरी बराबर क्या होगा। तो दोस्तों 1 कैलोरी बराबर किलो कैलोरी नहीं होगा, 1 बीटीयू भी नहीं होगा। तो दोस्तों 1 कैलोरी बराबर होगा 4.18 जूल। तो देखो दोस्तों 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, मतलब आंसर अभी भी अपन नहीं सर्च कर पा रहे। फिर दोस्तों बात है 1055 जूल बराबर क्या होता है। तो दोस्तों 1055 जूल बराबर 1 बीटीयू के बराबर होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फिर 2।
तो दोस्तों ये इसका ब क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और 1000 कैलोरी बराबर 1 किलो कैलोरी होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा 3, 4, 2, 1। ब आपका इसका सही आंसर होगा। लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ऊष्मा या ताप की वह मात्रा जो 1 ग्राम तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दे वो क्या कहलाती है। ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दे वो क्या कहलाती है। कैलोरी कहलाती है, जूल कहलाती है, बीटीयू कहलाती है, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से दोस्तों इसका आंसर गेस कीजिए। मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो बढ़ा देती है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कैलोरी। इसका आंसर होगा कैलोरी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ऊष्मा या ताप की वह मात्रा जो 1 पौंड पानी के तापमान को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ा दे। दोस्तों फर्क देखिएगा, उसमें डिग्री सेंटीग्रेड था, इसमें आ रहा है डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ा दे, वो उसे क्या कहते हैं बताइए दोस्तों, सोचिए इसको क्या कहेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अगला क्वेश्चन है BTU का पूरा नाम बताइए। ब्रिटिश टेम्परेचर यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश टेम्परेरी यूनिट, या ब्रिटिश थर्मल यूनिट। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। BTU का पूरा नाम BTU ब्रिटिश टेम्परेचर यूनिट होगा, ब्रिटिश थर्मल यूनिट होगा, ब्रिटिश टेम्परेरी यूनिट होगा, या ब्रिटिश थर्मल यूनिट होगा। जल्दी से आपको इसका आंसर गेस करना है दोस्तों कि BTU का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों ब्रिटिश थर्मल यूनिट इसका आंसर होगा, ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी पदार्थ की ऊष्मा की मात्रा के माप को कहते हैं। किसी पदार्थ की ऊष्मा की मात्रा के माप को क्या कहा जाता है। कैलोरी कहा जाएगा, ताप कहा जाएगा, तापमान कहा जाएगा, या उपरोक्त सभी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी पदार्थ की ऊष्मा की मात्रा के माप को क्या कहते हैं। ताप कहते हैं, ए में है आपका ताप, ब है कैलोरी, स है तापमान, और द है उपरोक्त सभी। जल्दी से बताइए दोस्तों, गेस कीजिए इसका आंसर क्या होगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा तापमान। इसका आंसर होगा तापमान। किसी पदार्थ की ऊष्मा की मात्रा के माप को तापमान। देखो ऊष्मा को अपन ताप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ताप बोलते हैं। और ताप का जो मान होता है वो क्या होता है, माप होता है, वो क्या कहलाता है आपका तापमान कहलाता है। अगला क्वेश्चन, तापमान की SI इकाई होती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए तापमान की SI इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए सेल्सियस, ब फ़ारेनहाइट, स र्यूमर, और द केल्विन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि तापमान की व्यावसायिक इकाई क्या होती है, या तापमान की SI इकाई क्या होती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा केल्विन। तापमान की SI इकाई क्या होती है, केल्विन होती है। अगला क्वेश्चन है, ताप मापने के उपकरण को कहा जाता है। ताप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। ए थर्मामीटर, ब तापमापी, स ए व ब दोनों, और द इनमें से कोई नहीं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका आंसर। थर्मामीटर कहते हैं, तापमापी कहते हैं, या थर्मामीटर व तापमापी दोनों कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा स। थर्मामीटर इंग्लिश में कहेंगे और हिंदी में इसको तापमापी कह देंगे। तापमापी में ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तापमापी में ताप मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों ए है पारा, ब है एल्कोहल, स ए व ब दोनों, और द इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर गेस कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए व ब दोनों। देखो दोस्तों, जहां पे -39 डिग्री तक ताप मापना हो वहां तक अपन बात करते हैं, पारा यूज में ले लेते हैं। और जब -139 डिग्री पे पारा क्या होता है, जम जाता है। -139 डिग्री पे पारा जम जाता है, बल्कि जो आपका एल्कोहल है वो -115 डिग्री तक नहीं जमता। तो मतलब ठंडे प्रदेशों में जहां पे टेम्परेचर -39 डिग्री से नीचे जाता है वहां पे ताप मापने के लिए एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, और जहां पे -39 डिग्री से ऊपर रहता है तो वहां पे पारे का प्रयोग किया जाता है। तो ये उसका आपका आंसर हो जाएगा -ए व ब दोनों। अगला क्वेश्चन है, तापमापी का आविष्कार किसने किया। मतलब थर्मामीटर के आविष्कार की बात हो रही है।
ये थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? ए है आपका सेल्सियस ने, ब जेम्स वॉट ने, स र्यूमर ने और द गैलीलियो गैलीली ने। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा और सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा द गैलीलियो गैलीली ने तापमापी का आविष्कार किया था। आगे है 14 नंबर का क्वेश्चन, ताप मापने का पैमाना क्या होता है? ताप को किस किस पैमाने में मापा जाता है? ऑप्शन ए सेल्सियस, ब फ़ारेनहाइट, स र्यूमर और द केल्विन। दोस्तों और यह है इसमें उपरोक्त सभी। जल्दी से दोस्तों गैस कीजिए। तो दोस्तों आपका ताप मापने के पैमाने की बात करें तो जो जो पैमाने अपने सामने हैं सारे में ताप मापा जाता है। दोस्तों जो सेल्सियस होता है उसमें 0 से 100 डिग्री सेल्सियस होता है। र्यूमर जो होता है ये 0 से 80 डिग्री आर होता है। तो फ़ारेनहाइट होता है ये 32 डिग्री से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और जो केल्विन होता है वो 273 डिग्री के से 373 डिग्री के इसका पैमाने में एक बिंदु, इसका एक बिंदु हिमांक होता है तो एक इसका ज्वलनांक बिंदु होता है। इस तरीके से दोस्तों ये सारे ही ताप मापने के पैमाने होते हैं। अगला क्वेश्चन है सेल्सियस पैमाने में हिमांक व भाप बिंदु को क्रमशः दर्शाया जाता है। मतलब सेल्सियस पैमाने में हिमांक जो होता है उसको किससे दर्शाया जाता है और भाप बिंदु को किससे क्रमशः आपको बताना है। कहने का मतलब पहले हिमांक के बारे में बताना है और उसके बाद में आपको भाप के बारे में बताना है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था 32 डिग्री व 212 डिग्री ये तो अपने फ़ारेनहाइट पैमाने में होता है, तो ये सेल्सियस में नहीं होगा। 0 डिग्री व 80 डिग्री आपके ये होता है इसमें र्यूमर में। और 0 से 80 डिग्री आपका क्या होगा? आंसर होगा। 0 से 100 डिग्री मतलब हिमांक बिंदु 0 डिग्री होता है और सेल्सियस 100 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर सेंटीग्रेड व सेल्सियस पैमाने का मान समान हो जाता है? मतलब कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर सेंटीग्रेड व सेल्सियस पैमाने का मान समान हो जाता है? ऑप्शन ए -40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ब -45 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन स है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और ऑप्शन द -100 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों बताइए, देखिए गैस कीजिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा -40 डिग्री जो सेल्सियस होता है उस पे -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर -40 डिग्री पे सेल्सियस और सेंटीग्रेड पैमाने का मान क्या हो जाता है? समान हो जाता है। दोस्तों -40 डिग्री की बात हो रही है, -40 डिग्री पे सेल्सियस व सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट पैमाना का मान समान हो जाता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पैमाना जो गैसों का तापमान मापने के लिए महत्वपूर्ण होता है उसे क्या कहा जाता है? पैमाना जो गैसों का तापमान मापने के लिए महत्वपूर्ण होता है उसे क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए इसका क्या होगा। दोस्तों ऑप्शन ए है सेल्सियस, ब एब्सोल्यूट, स फ़ारेनहाइट और द डिग्री। मतलब पैमाना जो गैसों का तापमान मापने के लिए महत्वपूर्ण होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा एब्सोल्यूट, इसका ब इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तापमान के प्रभाव होते हैं। कहने का मतलब अगर तापमान बढ़ता है तो उससे क्या क्या प्रभाव हो जाते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका है ताप में परिवर्तन हो जाता है, आयतन में परिवर्तन, स रंग में परिवर्तन, द थर्मोइलेक्ट्रिक प्रभाव और नेक्स्ट ये स्थिति में परिवर्तन हो रहा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसीलिए दोस्तों देखो इसका उद्देश्य हमारा केवल ये नहीं कि आपसे हम क्वेश्चन दे, बल्कि हमारा उद्देश्य है कि आपका रिवीजन एक साथ साथ हो। तो तापमान के प्रभाव के जो मुख्य मुख्य बिंदु थे वो अपन सब इसमें शामिल किए हैं, अदरवाइज तो अपने ऑप्शन 4 ही होते। तो ये जो एमसीक्यू सीरीज आपकी हम लेके आए हैं केवल हमारा एक फॉर्मेलिटी के तौर पे ये चीजें आपके सामने नहीं है, एग्जाम के लिहाज से प्लस आपके रिवीजन के लिहाज से ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए आए। क्योंकि देखिएगा इस क्वेश्चन में हमने 6 पॉइंट शामिल किए ताकि आपके तापमान के प्रभाव के जो मोटे मोटे पॉइंट है वो आपके सारे सामने आ जाए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के ताप को, क्वेश्चन पढ़ना दोस्तों समझना, किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के ताप को स्थिर रखते हुए उसकी अवस्था में क्या कर लेती है? परिवर्तन लाती है। ये ला है दोस्तों, टाइपिंग एरर जरूर हो जाता है, लाती है, उसे क्या कहलाती है? गेस कीजिए दोस्तों, मतलब होल कहने का मतलब क्या है? ताप स्थिर रहेगा और अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? अव्यक्त ताप कहते हैं,
लेटेंट हीट कहते हैं, विशिष्ट उष्मा कहते हैं, या ए व ब दोनों? जल्दी से दोस्तों इसका गेस कीजिए, इसको क्या कहेंगे? किसी पदार्थ को दी गई उष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के ताप को स्थिर रखते हुए उसकी अवस्था में परिवर्तन लाती है। मतलब क्या होता है? ताप स्थिर रहता है और अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, ताप को स्थिर रखते हुए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ए व ब दोनों, क्योंकि अव्यक्त ताप को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लेटेंट हीट कहा जाता है। तो ये दोनों का मतलब दोस्तों एक ही है, तो इसका आंसर होगा ए व ब दोनों। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 1 ग्राम बर्फ का, मतलब बर्फ 1 ग्राम बर्फ का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? रिप्लाई करना है दोस्तों। 1 ग्राम बर्फ का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? ऑप्शन ए है 570 कैलोरी, ब है 80 कैलोरी, स है आपका 180 कैलोरी और द है 85 कैलोरी। जल्दी से दोस्तों इसका आंसर गेस कीजिए, क्या हो सकता है इसका आंसर? 1 ग्राम बर्फ का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। दोस्तों इसका आंसर होगा 1 ग्राम बर्फ का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है 80 कैलोरी। मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी होगा। होता क्या है देखो दोस्तों, लेटेंट हीट फ्यूजन ये होता है 1 ग्राम पदार्थ को ठोस अवस्था से उसी तापमान पर उसके गुलनांक बिंदु पर क्या कर देता है? तरल स्थिति में बदल देता है, उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। मतलब 1 ग्राम तरल पदार्थ को ठोस अवस्था से उसी तापमान पर उसके गलनांक बिंदु में बदल देता है, उसे ही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। सॉरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1 ग्राम पानी का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? पहले बात ही अपनी 1 ग्राम बर्फ का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। यहां बात हो रही है 1 ग्राम पानी का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा। दोस्तों क्या पूछ रहा है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा? ऑप्शन ए 540 कैलोरी, ब 80 कैलोरी, स 180 कैलोरी और द 85 कैलोरी। बताइए दोस्तों इसका क्या हो सकता है? 1 ग्राम पानी का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा? दोस्तों 80 कैलोरी अपन ने अभी पढ़ा था कि क्या होता है? 1 ग्राम बर्फ का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों 540 कैलोरी 1 ग्राम पानी का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पदार्थ को गर्म करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि होना क्या कहलाता है? दोस्तों ये बताना है कि पदार्थ को जब अपन गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है केवल, तो उसे क्या कहेंगे? क्षेत्रीय प्रसार कहेंगे, रेखीय प्रसार कहेंगे, आयतन प्रसार कहेंगे या उपरोक्त सभी कहेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इन क्वेश्चन से आप अपनी तैयारी को भी परख सकते हैं कि आप किस लेवल पे हैं अभी। जल्दी से इसका आंसर गेस कीजिए दोस्तों। इसका आंसर होगा क्षेत्रीय प्रसार। क्या होगा? क्षेत्रीय प्रसार इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पदार्थ को गर्म करने पर उसकी लंबाई व चौड़ाई में वृद्धि होना क्या कहलाता है? वे पदार्थ को जब अपन गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई और चौड़ाई में जो वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए क्षेत्रीय प्रसार, ब रेखीय प्रसार, स आयतन प्रसार और द आपका होगा उपरोक्त सभी। दोस्तों बताइए क्या इसका आंसर होगा? तो दोस्तों जो पदार्थ को देखो दोस्तों, इसमें एक चीज हिंट अपने पास मिला हुआ है कि लंबाई व चौड़ाई। देखो दोस्तों लंबाई व चौड़ाई का मतलब उसके क्षेत्रफल से संबंधित हो गया, तो आपका क्या कहलाएगा? वो इसका क्षेत्रीय प्रसार कहलाएगा। और केवल जब लंबाई में वृद्धि होती है तो वो आपका क्या कहलाता है? रेखीय प्रसार कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पदार्थ को गर्म करने पर उसकी लंबाई, चौड़ाई व मोटाई में वृद्धि होना क्या कहलाता है? बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। पदार्थ को गर्म करने पर उसकी लंबाई, चौड़ाई व मोटाई में वृद्धि होना क्या कहलाता है? ए है क्षेत्रीय प्रसार, ब है रेखीय प्रसार, स है आयतन प्रसार और द है उपरोक्त सभी। गेस कीजिए दोस्तों क्या इसका आंसर होगा? दोस्तों क्षेत्रीय प्रसार अभी अपन ने पढ़ा था कि लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि होती है। किसमें? लंबाई प्लस चौड़ाई में होती है। इसमें केवल लंबाई में होती है। और तीनों की बात आती है तो आपका आंसर हो जाएगा आयतन प्रसार। अगला क्वेश्चन, यदि बर्तन के प्रसार को ध्यान में न रखते हुए द्रव्य का प्रसार मापा जाए तो वो क्या कहलाता है? यदि बर्तन के प्रसार को ध्यान में न रखते हुए द्रव्य का प्रसार मापा जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर गेस कीजिए। जैसे इसका आंसर में ए ऑप्शन में दे रखा है क्षेत्रीय प्रसार, ब में रेखीय प्रसार, स में आभासी प्रसार और द में वास्तविक प्रसार। तो दोस्तों अगर बर्तन के प्रसार में ध्यान में न रखते हुए अगर किसी द्रव्य पदार्थ का प्रसार मापा जाता है तो उसका आभासी प्रसार कहलाता है। क्या कहलाता है? आभासी प्रसार कहलाता है। अगला क्वेश्चन,
यदि बर्तन के प्रसार को ध्यान में रखते हुए द्रव्य का प्रसार मापा जाए, पहले वाले में था कि बर्तन के प्रसार को ध्यान में नहीं रखा गया, इसमें ध्यान में रखते हुए अगर मापा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अ है आपका क्षेत्रीय प्रसार, ब है रेखीय प्रसार, स है आभासी प्रसार और द है आपका वास्तविक प्रसार। तो बताइए दोस्तों जल्दी से क्या इसका आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा वास्तविक प्रसार, आपका द इसका आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का क्या कहा जाता है। किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का क्या कहा जाता है। उस पदार्थ का प्रसार कहा जाता है, विशिष्ट घनत्व कहा जाता है, घनत्व कहा जाता है या उपरोक्त सभी। जल्दी से दोस्तों गेस कीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है। किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहा जाता है। डेंसिटी, घनत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिखते हैं भाई डेंसिटी कहा जाता है, ये अपन को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, पानी का घनत्व क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पानी के घनत्व की बात हो रही है। दोस्तों पानी का घनत्व क्या होता है। ऑप्शन ए 997 किलोग्राम प्रति घन मीटर, 13,600 किलोग्राम प्रति घन मीटर, 897 किलोग्राम प्रति घन मीटर या 12,600 किलोग्राम प्रति घन मीटर। दोस्तों इसका आंसर होगा 997 किलोग्राम प्रति घन मीटर। और दोस्तों अगर पौंड की बात अगर अपन करते हैं तो 62.4 पौंड प्रति घन फुट, पौंड प्रति घन फुट भी इसका आंसर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों आंसर हैं, दोनों इसके सही होते हैं। 297 किलोग्राम प्रति घन मीटर या 64.4 पौंड प्रति घन फुट भी इसका आंसर होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारे का घनत्व कितना होता है। दोस्तों 997 किलोग्राम घन मीटर अभी अपन ने पानी की बात कर ली थी। अब पूछा जा रहा है पारे का कितना होता है, 13,600, 897 या 12,600 किलोग्राम प्रति घन मीटर। जल्दी से इसका आंसर गेस करो दोस्तों कि पारे का घनत्व कितना होता है। तो दोस्तों पारे के घनत्व की अगर बात करें तो 13,600 किलोग्राम प्रति घन मीटर क्या होता है, पारे का घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानी का विशिष्ट घनत्व कितना होता है। पानी का विशिष्ट घनत्व कितना होता है। ऑप्शन ए 997, ब 13,600, स 1 और ड 12,600। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पानी का विशिष्ट घनत्व क्या होता है। बताइए दोस्तों, सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर आपका होगा 1। पानी का घनत्व, विशिष्ट घनत्व 1 होता है। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि विशिष्ट घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। विशिष्ट घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, केवल इसका एक ही कहा जाता है। पानी का विशिष्ट घनत्व 1 ही होता है। फिर अगला क्वेश्चन और आज की कक्षा का अंतिम क्वेश्चन, स्थिर ताप पर किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम किसने दिया। स्थिर ताप पर किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम किसने दिया। कहने का मतलब दोस्तों क्या होगा कि इसका आयतन और जो दाब होता है दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर आयतन डबल होता है तो दाब आधा हो जाता है, अगर दाब डबल होता है तो आयतन आधा हो जाता है। तो ये पूछा जा रहा है कि ये नियम किसने दिया। न्यूटन ने दिया, ब सेल्सियस ने दिया, स बॉयल ने दिया या द इनमें से कोई नहीं। जल्दी से दोस्तों गेस कीजिए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो दोस्तों बॉयल ने इसका क्या दिया था, ये नियम दिया था। बॉयल महोदय ने यह कहा था कि स्थिर ताप पर निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर स्थिर है, क्या ताप अगर स्थिर है तो वहां पे उसका आयतन है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है या उल्टा होता है, अपन ये कह सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अपनी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की चौथी कक्षा, जिसमें अपन ने बड़े ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को शामिल किया है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ के साथ आपके रिवीजन में भी बहुत सहायता करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन सर लिए गए हैं वो इस तरीके से हमने डिजाइन किए हैं ताकि आपके पूरे सिलेबस का रिवीजन भी साथ साथ होते रहे। तो दोस्तों जैसे अपन को पता है कि अभी अपने केमिस्ट्री ऑफ फायर जो अपने पहले यूनिट है उसके एमसीक्यूज अपन देख रहे हैं, तो ये आप मान के चलिए कि केमिस्ट्री ऑफ फायर का आपका रिवीजन भी साथ साथ हो रहा है। तो दोस्तों
आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे हम। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट बार बार हम कर रहे हैं, एक बार वापस आपसे निवेदन रहेगा कि अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए, ताकि हमें आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कक्षा में नई क्लासेस और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।